अगर हम इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो लगभग 40 साल पहले मतलब 1984 में एक जॉइंट वेंचर अनाउंस हुआ था बिटवीन एन इंडियन कंपनी एंड जापानीज कंपनी। और इस जॉइंट वेंचर ने एक हिस्ट्री क्रिएट की। इस कंपनी ने अपने ओवरऑल ड्यूरेशन में 10 करोड़ से भी ज़्यादा मतलब 100 मिलियन से भी ज़्यादा बाइक्स मैन्युफैक्चर की और ये कंपनी 2000 से लेकर आज तक नंबर 1 पोजीशन पर है। इस कंपनी को पहले हम हीरो होंडा इस नाम से जानते थे और आज हम हीरो मोटोकॉर्प इस नाम से जानते हैं। और अगर हम इस कंपनी के सक्सेस को थोड़ा पीछे जाके डिकोड करें तो मेजरली 3 फैक्टर्स दिखते हैं। सबसे पहले वी हैव जापानीज टेक्नोलॉजी जो काफ़ी रिलायबल है, माइलेज उसका एक्स फैक्टर था। उसके साथ हीरो का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बाइक सेगमेंट में आने से पहले हीरो इंडियाज नंबर 1 बाइसिकल मैन्युफैक्चरर था और वही डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हुए वो एक्सपांड कर गए 2 व्हीलर सेगमेंट में। और तीसरा सबसे यूनिक पॉइंट, हीरो के पास इंडियन मार्केट के कंज्यूमर इनसाइट्स थे। मतलब जब इंडियन कंज्यूमर कोई डिसीजन लेता है तब वो प्राइस को देख के लेता है, फीचर्स को देख के लेता है, क्वालिटी को देख के लेता है। ये सारे इनसाइट्स हीरो के पास थे। तो इन्हीं फैक्टर्स को यूज करते हुए कंपनी मार्केट में आई और मार्केट को डिसरप्ट किया। लेकिन इज दिस द कंप्लीट स्टोरी? वेल नॉट। इसके पीछे और एक हीरो होंडा की जीनियस फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है जिसे यूज करते हुए कंपनी ने अपना बिजनेस स्केल अप किया, एफिशिएंटली वर्किंग कैपिटल को मैनेज किया और इस स्ट्रैटेजी का नाम है निगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल। और आज के वीडियो में हम इसी निगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल स्ट्रैटेजी को एक सीएफओ के नजरिए से डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब स्ट्रैटेजी देखने से पहले हीरो की बैक स्टोरी समझते हैं ताकि आपको इस बिजनेस स्ट्रैटेजी का कंटेक्स्ट पता चलेगा। सी बैक इन 1970s एंड 80s इंडिया के पास अपनी कोई इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी नहीं थी टू मेक अ इंजन। तो यहाँ पर कंपनीज को फॉरेन टेक्नोलॉजी पर ही रिलाई करना पड़ता था। तो यहाँ पर बजाज ऑटो जो 1940s से 50s से इस मार्केट में लगी हुई है, उन्होंने कोलैबोरेट किया था एक इटालियन कंपनी के साथ जिसका नाम था पैजॉन। तो इस कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके वो अपनी एक स्कूटर लॉन्च करते हैं जिसका नाम है बजाज चेतक और एक कैंपेन भी लॉन्च करते हैं, हमारा बजाज। इस कैंपेन के वजह से बजाज चेतक ये नाम इंडिया के हर एक घर में पहुंच जाता है और इसकी एक सक्सेस स्टोरी आगे निकल के आती है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन सेगमेंट में आपको 2 व्हीलर के लिए महीनों का वेटिंग दिखेगा टू बाय योर स्कूटर। मुझे अभी भी याद है मेरे पापा को भी ये स्कूटर लेनी थी लेकिन 6 महीने से ज़्यादा का वेटिंग था। और यहाँ पर हीरो को एक पोटेंशियल दिखता है टू डिसरप्ट 2 व्हीलर सेगमेंट। अब यहाँ पर हीरो के पास मार्केट इनसाइट्स थे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी था, मिसिंग था तो टेक्नोलॉजिकल पार्ट। और यहाँ पर आता है नेक्स्ट प्लेयर इन आवर स्टोरी, दैट इज होंडा। सी होंडा इज अ जापानीज कंपनी और उनको भी एक्सपांड करना था और होंडा को इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कर रहा था फॉर वन सिंपल रीजन। सी होंडा के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो थी 4 स्ट्रोक इंजन जिसका सबसे बड़ा यूएसपी था माइलेज। और उस टेक्नोलॉजी को अगर वो इंडिया में लेके आते हैं देयर वॉज गारंटेड डिमांड फॉर इट। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। अगर हम 1991 से पहले इंडियन मार्केट को फ्रॉम रेगुलेशन पर्सपेक्टिव देखें तो यहाँ पर किसी भी फॉरेन कंपनी को एक अपनी कंपनी कंप्लीटली ओन या मेजॉरिटी ओन कंपनी स्टार्ट करने के लिए परमिशन ही नहीं थी। बैक देन वी हैड लाइसेंस राज, परमिशंस लगते थे, इंडियन कंपनीज लाइसेंस लेके ऑपरेट करते थे। तो यहाँ पर होंडा के पास एक ही ऑप्शन था कि वो एक पार्टनरशिप या फिर जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पर उनके पास माइनॉरिटी स्टेक रहेगा। तो यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेक लेते हुए हीरो एंड होंडा केम टुगेदर टू डिसरप्ट 2 व्हीलर मार्केट इन इंडिया। और यहाँ पर वो अपनी बाइक लॉन्च करते हैं विथ वन सिंपल कैंपेन, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। और इस कैंपेन की अगर आप खासियत देखें तो जैसे बजाज का कैंपेन था हमारा बजाज, हिंदी में मोर टुवर्ड्स इमोशनल कंटेक्स्ट, हीरो होंडा की स्ट्रैटेजी कंप्लीटली अलग थी। व्हेन दे लॉन्च दिस कैंपेन फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, ये टारगेटेड था टुवर्ड्स वर्किंग क्लास जिनको बाइक पे वीकेंड्स पे घूमने जाना है या फैमिली के साथ बाहर जाना है। और सबसे बड़ा यूएसपी हाईलाइट किया था अराउंड माइलेज। और इस कैंपेन को लेवरेज करते हुए हीरो होंडा अपनी पहली बाइक लॉन्च करती है, मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इन द मार्केट। अब इसके बाद आता है सबसे क्रूशियल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सी प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, हमारी बाइक लॉन्च तो हो गई है, उसे मार्केट में एक्सेप्टेंस भी मिल गया, लेकिन अब उसे कम से कम रिसोर्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा स्केल करना है ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, रेवेन्यू ग्रोथ बढ़े। तो यहाँ पर एक सीएफओ क्या कर सकता है? वेल यहाँ पर हम अपने वर्किंग कैपिटल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वेल आपके जो भी डे टू डे ऑपरेशंस में पैसे लगने वाले हैं उससे कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन का आउटपुट देना है। यही आइडिया होता है वर्किंग कैपिटल का। तो यहाँ पर अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं तो सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है एक ऑपरेटिंग साइकिल और एक कैश कन्वर्जन साइकिल। शुरुआत करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल के साथ।
से किसी भी कंपनी का ऑपरेशन स्टार्ट होता है परचेस को लेकर या प्रोक्योरमेंट को लेकर। मतलब हमें जब एक बाइक मैन्युफैक्चर करनी है, हम शुरुआत करेंगे एक इंजन को खरीदने से, एक्सेसरीज को खरीदने से, टायर्स को खरीदने से। जब आपका परचेस कंप्लीट हो जाता है तब प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग पार्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड या फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और अब ये फिनिश्ड गुड मार्केट में जाएगा जिसे हम बेचेंगे। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर। मतलब रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को लेके फाइनल फिनिश्ड गुड बना के बेचने तक का पूरा प्रोसेस। और इस प्रोसेस को अगर हम जल्द से जल्द कर पाए, मतलब कम दिनों में कर पाए, देन वी आर एक्चुअली परफॉर्मिंग वेल। और ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक प्रोसेस फिर भी बचती है कि जब हम सेल प्रोसेस करते हैं, जब हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो रेवेन्यू हमेशा कैश में नहीं होता है। शायद हमने वेंडर्स को पास ऑन कर दिया है तो उनसे कैश आना बाकी है। अगर हमने कस्टमर को भी क्रेडिट में बेच दिया है तो उनसे भी तो कैश आना बाकी है। तो यहाँ पर आता है अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर, और इसे भी हमें जल्द से जल्द करना है, मतलब कम दिनों में करना है। और ये हमारा पूरा हो जाता है एक ऑपरेटिंग साइकिल, राइट फ्रॉम इन्वेंट्री टर्नओवर टिल अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर। तो इसे आसानी से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन कीजिए हमारे सामने दो कंपनीज है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए लगभग 20 दिन लेती है टू कंप्लीट इट्स इन्वेंट्री टर्नओवर। मतलब लेट्स से 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है तो 20 दिनों में वो प्रोड्यूस होके बेचे जाते हैं। वी कंप्लीट इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और वो भेज देते मार्केट में। और कंपनी बी है, सेम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए वो 30 डेज लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों कंपनीज को 2 महीने मतलब 60 डेज के स्केल पर अगर कंपेयर करें तो कंपनी ए 20 दिन में 100 प्रोडक्ट्स का टर्नओवर कंप्लीट करेगा, अगले 20 दिन में और 100 प्रोडक्ट्स, अगले 20 दिन में और 100 प्रोडक्ट्स। मतलब 2 महीने में 60 डेज में 300 प्रोडक्ट्स कंप्लीटली जा रहे हैं हमारे इन्वेंट्री टर्नओवर साइकिल थ्रू। और अगर हम यहाँ पर कंपनी बी को देखें तो पहले 30 डेज में 100 यूनिट्स प्रोसेस होंगे हमारे इन्वेंट्री टर्नओवर थ्रू, और अगले 30 डेज में बचे हुए 100 प्रोडक्ट्स, मतलब टोटल 200 प्रोडक्ट्स। कंपनी ए 300 बाइक्स को प्रोसेस कर रहा है और कंपनी बी सिर्फ 200 बाइक्स को। ये एक मेजर डिफरेंस बनाता है। दूसरा पार्ट भी अकाउंट्स रिसीवेबल का ऐसे ही है। व्हेन इट कम्स टू कलेक्टिंग कैश, अगर हम इस कैश को कम दिनों में कलेक्ट कर पाए तो वी हैव स्कोप फॉर कलेक्टिंग मोर कैश ओवर टाइम। ज़्यादा कैश कम टाइम में आएगी तो वी विल हैव लेफ्ट ओवर कैश, और यहाँ पर हमारी पूरी ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें, जहाँ पर हम 20 दिन ले रहे थे फॉर इन्वेंट्री टर्नओवर एंड 15 दिन फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर, ये साइकिल कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर एक पार्ट मिसिंग है, हमने पेमेंट्स तो किए ही नहीं। जब भी हम रॉ मटेरियल लेते हैं, जब भी हम इंजन, एक्सेसरीज, मिरर्स, टायर्स इनको परचेस करेंगे, हमें पेमेंट भी तो करना है। और यहाँ पर हर एक बिजनेस के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है टू एक्सटेंड दैट पेमेंट। मतलब इंस्टेड ऑफ पेइंग राइट अवे, आप क्रेडिट पे ले लीजिए, क्रिएट अकाउंट्स पेएबल, ताकि आप थोड़ा डिलेड पेमेंट करके कैश अपने पास ही रखो। तो हमारे एग्जांपल में अगर हम हमारे वेंडर से 10 दिन का क्रेडिट पीरियड ले लें तो यहाँ पर अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर क्रिएट होता है 10 दिन के लिए। और पीरियड वाइज अगर हम हमारे वर्किंग कैपिटल को एनालाइज करें तो हमारा ओवरऑल जो साइकिल, प्रोसेसिंग साइकिल है कैश का, वो 10 दिन से कम हो जाएगा। मतलब फ्रॉम द डे व्हेन वी आर पेइंग टिल द डे व्हेन वी गेट आवर कैश बैक, ये पीरियड कम हो जाता है। कंटिन्यूइंग विद आवर एग्जांपल, जहाँ पे 20 डेज इन्वेंट्री टर्नओवर में है और 15 दिन अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर में है, 35 डेज, वंस वी गेट क्रेडिट फॉर 10 डेज इन अकाउंट्स पेएबल, हमारा कैश कन्वर्जन साइकिल 25 दिन पे आ जाता है। सो फॉर अ कंप्लीट पीरियड ऑफ 25 डेज हमारा वर्किंग कैपिटल इंगेज्ड रहेगा। फॉर दिस 25 डेज वी कैन कंसिडर के कैश इन्वेस्ट होके वापस मिलने के लिए वी हैव टू एंगेज फॉर दिस पीरियड, वी हैव टू एंगेज फॉर 25 डेज। लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे 25 डेज ये एक पॉजिटिव नंबर है। मतलब इन्वेस्ट करने से लेके वापस मिलने तक फॉर 25 डेज आर कैपिटल इज लॉक्ड इन। लेकिन यहाँ पर अगर आप पिछले 3 सालों के नंबर्स चेक करोगे फॉर हीरो मोटोकॉर्प, तो आपको दिखेगा कि तीनों साल वी आर हैविंग निगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल। एग्जाम्पल लेते हैं फॉर 2023-24 डेटा। अगर आप सबसे पहले देखोगे कि इन्वेंट्री टर्नओवर कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो वी आर टेकिंग 25 डेज, और इसके आगे डेज इन अकाउंट्स टर्नओवर भी 25 डेज ले रहे हैं। इसका मतलब 50 डेज में हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर कंप्लीट हो रहा है। लेकिन जब पेमेंट की बात आती है, हम हमारे वेंडर्स को 80 डेज के बाद पेमेंट कर रहे हैं। मतलब एक पूरा प्रोडक्शन सेल कंप्लीट होने के बाद, कैश जनरेट होने के बाद भी हमारे पास 30 डेज के लिए वो कैश वैसे ही लेफ्ट ओवर है। और ये कैश, ये जो एडिशनल फंडिंग मिल रही है इन अ वे फ्रॉम आवर वेंडर्स, ये यूज की जा सकती है फॉर फर्दर स्केलिंग द बिजनेस, फॉर फर्दर ग्रोइंग योर बिजनेस। और ये 30 डेज है,
ये लूप पे चलेगा, ये एक रिपीटेटिव लूप पर चलेगा फॉर द कंप्लीट ईयर्स। और इसी स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए हीरो मोटोकॉर्प ने अपने बिजनेस को स्केल अप किया। और स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। इसके बाद अगर आप हीरो की बैलेंस शीट अगर चेक करोगे तो प्रैक्टिकली हीरो डेट फ्री है। अगर आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स चेक करोगे द नंबर इज 0। विदाउट एनी डेट द कंपनी स्टिल रनिंग सक्सेसफुली। इसके बाद अगर आप अर्निंग्स को भी एनालाइज करोगे कि कंपनी कितना डिविडेंड देती है, तो ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ इट्स अर्निंग्स, मतलब 70% अपना जो भी प्रॉफिट हुआ है वो एज अ डिविडेंड कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को देती है। दिस क्लियरली शोज कि जो डिसिप्लिन कंपनी फॉलो कर रही है, जो डिसिप्लिन CFO टीम फॉलो कर रही है हीरो मोटोकॉर्प, दैट इज कमेंडेबल। लेकिन फिर बाकी के कंपनीज क्या कर रहे हैं? वेल, इफ यू ऑब्जर्व बाकी के जो लेजेंडरी या लेगेसी प्लेयर्स है मार्केट में, TVS की बात करें या फिर अगर हम बजाज ऑटो की बात करें या अगर हम आइशर मोटर्स की बात करें, सारे प्लेयर्स आज एक निगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल पे काम कर रहे हैं। तो जब भी हम ऐसे इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं जहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, मार्केट काफ़ी बड़ा है, कंपनीज कैन इजीली यूज निगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल एज अ स्ट्रैटेजी, जिससे वो वर्किंग कैपिटल को थोड़ा ऑप्टिमली यूज कर सके। बेसिकली अपने वर्किंग कैपिटल को अपने सप्लाई से ही फंड कर पाए और अपने ऑपरेशंस को आगे स्केल कर पाए। लेकिन क्या हर एक इंडस्ट्री में यही सिनारियो है? वेल, दैट इज नॉट द केस। ये डिपेंड होता है लिक्विडिटी के ऊपर। जैसे अगर हम बाइक्स की बात करें, बाइक्स को हम लेट्स से 20, 25, 30 दिनों में इन्वेंट्री को बेच पाते हैं मार्केट में। और यही अगर आप इलिक्विड एसेट्स या रादर इलिक्विड इन्वेंट्री को एनालाइज करते हुए देखें तो आपको कंप्लीटली ऑपोजिट ट्रेंड दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम DLF, लोधा डेवलपर्स या गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे कंपनीज को एनालाइज करें जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आते हैं, जहाँ पर लिक्विडिटी बहुत कम होती है। एक फ्लैट को अगर आपको बेचना है तो आप उतने आसानी से बेच नहीं पाओगे या उतने क्विकली आप बेच नहीं पाओगे। तो इन सेक्टर्स में आपको एक हैवी पॉजिटिव कैश कन्वर्जन साइकिल दिखेगा, जहाँ पे डेज इन इन्वेंट्री और डेज इन अकाउंट्स रिसीवेबल बहुत बड़े होते हैं, लेकिन आप अपने वेंडर को उतना वेटिंग पे नहीं रख सकते। तो अपना डेज इन अकाउंट्स पेबल छोटा नंबर आता है, शोइंग दैट आपका ओवरऑल कैश कन्वर्जन साइकिल एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है। सो आई होप इस वीडियो को देख के आपकी जो कैश कन्वर्जन साइकिल की कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर है। अब वीडियो एंड होने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और उस अनाउंसमेंट से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर यू हिट द थम्स अप बटन। इससे एल्गोरिदम को पता चलेगा आपको फाइनेंस कंटेंट पसंद है। और हमारी जो नेक्स्ट केस स्टडी होने वाली है वो है एप्पल इनकॉर्पोरेशन के ऊपर थ्रू अ CFO's लेंस। So make sure you subscribe to the channel ताकि आप अगली केस स्टडी मिस ना करो। I'll see you in the next one.